कैसे हैं दोस्तों। दुनिया कई इनकलाबात से, बहुत से रेवोल्यूशंस से गुजर चुकी है, लेकिन ताज़ा तरीन रेवोल्यूशन जो हमारी आंखों के सामने बर्पा हो रहा है, ये एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। हमारी मुराद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आम होने से है, ईवीज से है। जैसे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आमतौर पर एआई के नाम से पहचानने लगे हैं, यही एब्रिविएशन बोलने लगे हैं, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ईवीज के नाम से अब हर जगह डिस्कस किया जाता है। ये ऐसे ही आम हो चुका है जैसे कि KFC के बारे में अब ये बताने की जरूरत नहीं रही कि इससे केंटकी फ्राइड चिकन बनता है, और ऐसे ही PC के बारे में किसी को ये बताने की जरूरत नहीं रही कि इसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, हर कोई जानने लगा है। इसी तरह ईवीज के लफ्ज को अब यही दर्जा हासिल हो चुका है, हर जगह ईवीज का लफ्ज ही आम इस्तेमाल होता है, मुकम्मल लफ्ज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जगह। ईवीज की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसने दुनिया की कुल गाड़ियों का 14% 14% का शेयर ले लिया है। अभी पिछले साल ये 1 करोड़ से ज्यादा फरोख्त हुई है, मोर देन 10 मिलियन। ये बढ़ता हुआ ग्राफ हमें ये बताने के लिए काफी है कि हर साल इसकी जरूरत बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। ईवीज हर किसी को दोस्तों इसलिए चाहिए क्योंकि तेल वाली गाड़ियों में शोर बहुत होता है, जबकि ईवीज इतनी बेआवाज हैं कि फुटपाथ पर चलने वाले को भी पता नहीं चलता कि करीब से कोई गाड़ी गुजर रही। ये तो इतनी खामोश हैं कि कई यूरोपियन कंट्रीज में रेगुलेशंस करना पड़ी हैं कि ईवीज आर्टिफिशियल नॉइज, झूठ मूठ का शोर पैदा करें ताकि पैदल चलने वाले जरा अलर्ट हो जाएं कि कोई गाड़ी आ रही है और वो मोहतात रवैया अपना सके। वैसे सोचें जरा कि ईवीज आवाज पैदा क्यों नहीं करती। मर्क्यूरी सेलोज वो इसलिए कि इसमें मूविंग पार्ट्स, घूमने वाले हिस्से बहुत कम हैं। ईवीज में इंजन तो होता ही नहीं, इसकी जगह ई मोटर्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलकर टायर को घुमाती है। एक रवायती गाड़ी में आप देखें कि इंजन और बेल्ट्स और गियर्स समेत कोई 2000 मूविंग पार्ट्स होते हैं, जबकि ईवीज में सिर्फ 20 के करीब, 20 के करीब। आप इसी से दोनों में आवाज का फर्क जान सकते हैं। फिर ईवीज की मांग इसलिए भी बढ़ रही है कि कन्वेंशनल व्हीकल्स में मुसलसल मेंटेनेंस की जरूरत रहती है। पुर्जों को बार बार तेल देना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ती है, सर्विस करवाना पड़ती है। मूविंग पार्ट्स फ्रिक्शन की वजह से खराब हो जाते हैं, कुछ देर बाद इन्हें बदलना भी पड़ता है, जबकि ईवीज में ऐसा कोई झंझट है ही नहीं, क्योंकि मूविंग पार्ट्स तो ना होने के बराबर है, तो फ्रिक्शन कहां से आएगी। इसी वजह से फिर पार्ट्स की तब्दीली का चांस कम हो जाता है। इसमें ऑयल ना होने की वजह से आग लगने का खदशा भी बहुत कम होता है। माहौल दोस्त है, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती, वगैरह वगैरह। मतलब इतनी खूबियां हैं कि ये एक बार तो महंगी पड़ती है, लेकिन बार बार नहीं। जबकि कन्वेंशनल गाड़ी जो है, ये तेल से चलने वाली, ऑयल एंड गैस पर चलने वाली गाड़ियां पहली बार निस्बतन ईवी से सस्ती पड़ती हैं, लेकिन इसके बाद बार बार महंगी रहती हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से ईवीज की मांग हर साल बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई फरोख्त का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? उस मुल्क और उस कंपनी को होगा जो इसे बनाती है, और वो मुल्क जो इसे बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, जो इस कारोबार में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा फायदा भी उसे होगा, और वो मुल्क है चाइना। चीन इस बिजनेस में सबसे आगे है, लेकिन कितना आगे है? आप पिछले साल का ये ग्राफ देखें कि पूरी दुनिया की ईवी सेल्स एक तरफ और अकेले चीन की एक तरफ। चीन ने तनहा 3.5 मिलियन 35 लाख ईवीज यूनिट्स फरोख्त किए हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सेल में ड्रैगन इज ए ग्लोबल लीडर नाउ। इसके बाद जर्मनी और अमेरिका के नंबर्स हैं, जिन्होंने 6 और 7 लाख के करीब ईवीज फरोख्त की हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिन्होंने बेची हैं। पिछले साल जो 55% ईवीज की सेल बढ़ी है, उससे भी फायदा सबसे ज्यादा चाइना ही ने उठाया है। कोई 134 अरब डॉलर्स का, 134 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस चीन ने किया है, जबकि इसके बाद अमेरिका और जर्मनी हैं जिन्होंने 39 और 47 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड की है। वर्ल्ड ईवी मार्केट्स में पिछले साल 53.6% मार्केट का शेयर चीन का था, मतलब पूरी दुनिया को मिलाकर उससे भी ज्यादा। अब बात यूं है दोस्तों कि इतने बड़े ग्लोबल शेयर और ईवीज टेक्नोलॉजी में खुद को मार्केट लीडर रखने के लिए चीन को जरूरत पड़ गई है अफगानिस्तान के इन बंजर, संगलाख और खुश्क पहाड़ों की और दर्रों की। इन पहाड़ों में साथियों लिथियम की बेपनाह मिकदार छुपी हुई है, और लिथियम वो एलिमेंट है जो ईवीज की जान है। क्योंकि ईवीज जिस पावर के भरोसे पर दुनिया भर में फैल रही हैं, वो पावर इसके लिथियम इयॉन बैटरीज हैं।
इन बैटरीज की मदद से चलने वाली ईवीज एक बार चार्जिंग से 300 किलोमीटर तक का सफर कर लिया करती हैं। फिर लिथियम बैटरीज रिचार्जेबल हैं और इनकी एफिशिएंसी भी बार बार की रिचार्जिंग से कम नहीं होती। इसके अलावा पुरानी लेड एसिड और जिंक कार्बन या निकल बैटरीज से इनका साइज भी बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इनको लाना ले जाना आसान रहता है। अब आप इसी से देखें दोस्तों कि जिस मुल्क के पास इन बैटरीज के लिए लिथियम की सस्टेनेबल पायदार सप्लाई चेन होगी, वही सबसे ज्यादा बैटरीज बना सकेगा लिथियम की, और वही इन बैटरीज को मार्केट में फरोख्त कर सकेगा, और मार्केट का सबसे बड़ा लिथियम शेयर भी उसी का होगा, ईवीज बैटरी का। हाँ ठीक है, ये बात कि ईवीज के लिए कोबाल्ट और निकल भी चाहिए होते हैं ताकि ईवीज जो बैटरी हैं ये ज्यादा देर तक अच्छा काम कर सकें, लेकिन बुनियादी जरूरत बहरहाल लिथियम ही की है। तो लिथियम जहां होगा वहां ईवीज बनाने वालों के दरमियान एक कारोबारी जंग, एक बिजनेस कोल्ड वॉर भी छिड़ जाएगी। अब देखिए कि लिथियम दुनिया में कहां कहां है। साथियों, इस वक्त तक लिथियम सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहा है। 47% के करीब उसका टोटल मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट। इसके बाद साउथ अमेरिकन कंट्री चिली है, वो भी ईवीज के सिलसिले में लिथियम की बड़ी जरूरत पूरी करता है, यही कोई 30% 30% इसका शेयर है। जबकि तीसरा मुल्क चीन खुद है जो लिथियम के बड़े प्रोड्यूसर्स में से है, 14 से 15% मार्केट शेयर इसका भी है, चाइना का। लेकिन मसला यह है कि अभी तो दुनिया के सिर्फ 14% 14% गाड़ियां ईवीज हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तो 100% गाड़ियों को ईवीज पर करने की जरूरत है। इसी की प्लानिंग भी हो रही है। अब सोचें कि दुनिया की 50% गाड़ियां भी, जो अब 14 है, ये 50% भी अगर ईवीज हो जाएं तो क्या होगा? इंडस्ट्री को कितना लिथियम चाहिए होगा? लिथियम की कीमत कहां तक चली जाएगी? अभी से आप देख लें कि लिथियम प्राइसेस गरीब ममालिक में डॉलर रेट्स की तरह बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान के बंजर पहाड़ों में इतना लिथियम है कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने इस मुल्क को यानी अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब कह रखा है। अफगानिस्तान में लिथियम है, ये बात तो रूसियों को भी दहाइयों पहले से मालूम थी, लेकिन लिथियम कितनी मिकदार में है इसका अंदाजा 2010 में उस वक्त हुआ दोस्तों, जब अमेरिकन फौज की मौजूदगी के दौरान अफगानिस्तान में पेंटागन ने एक जियोलॉजिकल सर्वे करवाया। इसमें अफगान सूबे गजनी और वेस्टर्न अफगानिस्तान के पहाड़ों में लिथियम की वेन्स मिलने का, इसके डिपॉजिट्स मिलने का इंकशाफ हुआ था। इसके इब्तदाई अंदाजे से पता चला कि गजनी में करीब करीब इतने ही बड़े लिथियम ज़खायर हैं जितने के बोलीविया में दरियाफ्त हुए हैं, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ज़खायर वहाँ है। अब ध्यान रहे दोस्तों कि ज़खायर डिपॉजिट्स दरियाफ्त होना एक बात है, जबकि इन्हें निकाल कर रिफाइन करके एक्सपोर्ट करना दूसरी बात है। इस फील्ड में ज़ाहिर है हम बता चुके कि ऑस्ट्रेलिया ही नंबर 1 है, बोलीविया और अफगानिस्तान नहीं है, वहाँ सिर्फ अभी डिपॉजिट दरियाफ्त हुए। लेकिन दोस्तों इन दोनों जगहों पर अभी बहुत काम होना है, बोलीविया में भी और अफगानिस्तान में भी। तो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक 2010 में अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के वो मिनरल्स दरियाफ्त हुए जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी को कई साल तक सहारा देने के काबिल थे। इन मिनरल्स से अमेरिकन की मुराद ज्यादातर लिथियम डिपॉजिट्स ही थी। अमेरिकन का ख्याल था कि इन्हीं मिनरल्स और लिथियम को बेचकर अफगानिस्तान में तालिबान से पहले वाली हुकूमत वो अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि साउथ कोरिया की LG और सैमसंग कंपनीज हों, जापान की पैनासोनिक, सोनी या निसान हो, या फिर चीन की BYD और NIO हो, सब अफगानिस्तान के मुस्तकिल क्लाइंट बन सकते हैं। अमेरिकन का ख्याल था फिर उनके साथ नई कंपनी जिन्हें बैटरीज बनाना है वो भी अफगानिस्तान में ऑफिस खोल लेंगी, माइंस के इलाकों में ही प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, अगर अमन रहा तो इसके करीब ही कोबाल्ट मिक्सिंग यूनिट्स, बैटरी असम्बलिंग और हो सकता है कि प्रोडक्शन फैक्ट्रीज भी अफगानिस्तान ही में लग जाए, क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट्स करीब करीब होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो ये प्लान था अमेरिकन का, मगर तालिबान से पहले की हुकूमत हामिद करज़ई और अशरफ गनी जिसको चला रहे थे, ये उस दौर की बात है। ये दोनों हुकूमतें लेकिन अफगानिस्तान की अमेरिकन मदद के बावजूद ये सब नहीं कर सकी थी। अब तालिबान की हुकूमत है और उनका ख्वाब है कि वो ऐसा कर लेंगे, वो यहाँ से लिथियम के ज़खायर निकाल भी लेंगे और उन्हें बेच भी लेंगे। आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इन जगहों को जरा गौर से देखें। ये अफगानिस्तान की तरफ कुन्नड़ और नूरिस्तान के सूबे हैं, जबकि इस तरफ पाकिस्तान की साइड पर चित्राल का इलाका है। तो अफगानिस्तान की साइड पर ये दोनों सूबे वो जगह हैं जहां से अमेरिका ने लिथियम सिर्फ दरियाफ्त किया था, निकाल नहीं सका था। लेकिन अब चाइनीज यहां पहुंचने लगे हैं अफगानिस्तान में, खास तौर पर इस कुन्नड़ सूबे के डिस्ट्रिक्ट चपादरा में। यहाँ के एक तालिबान कमांडर ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि चाइनीज भी अजीब लोग हैं,
पहले तो यहाँ आकर हमारे नज़दीक जो एक बड़ा फालतू सा मटेरियल था सफ़ेद कलर का, उसको उठाकर देखते रहते थे और हमें कुछ बताते नहीं थे। लेकिन फिर हमने एक दफ़ा गौर किया कि कुछ ख़ास चीज़ देखकर इनकी आंखों में चमक आती है, और उस वक्त इनकी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी हमें समझ आने लगा। वो लफ्ज़ था लिथियम। तालिबान कमांडर चाइनीज़ के आने के जिस वक्त की दोस्तों बात कर रहे थे वॉशिंगटन पोस्ट से, ये उसी साल का जिक्र था जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान छोड़ा था, यानी 2021 का मौसम सरमा। फिर अमेरिका और यूरोपियन ममालिक ने इंसानी हकूक और ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियों की वजह से अफगान तालिबान पर बहुत सी सैंक्शंस लगा दी, जिसकी वजह से फिर अमेरिकी और यूरोपियन कंपनीज तालिबान के साथ कोई डील भी नहीं अब तक कर पा रहे। अब मैदान चाइनीज़ और तालिबान के लिए आपसी राब्ते के लिए बतौर पार्टनर होने के लिए खुल गया है। चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स और चाइनीज़ सरकारी अहलकारों का पिछले साल से अफगानिस्तान के इलाके कुन्नर, वज़ीरिस्तान और गजनी में अब एक तांता बन चुका है। एक गोल्ड रश की सी सूरत हाल है, जैसी कि अमेरिका में 1840 1840s की दहाई के आखिर में शुरू होकर 50 की दहाई तक फैल चुकी थी, जिसकी स्टोरी इंतहाई दिलचस्प स्टोरी हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के दूसरे सीजन की तीसरी किस्त में दिखा चुके हैं। ये आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान के होटल्स और काबुल के प्लाजा चाइनीज लिथियम हंगरी एंटरप्रेन्योर्स से भर चुके हैं। एक दूसरे से बढ़कर लिथियम जमा करने की ख्वाहिश इतनी बड़ी हुई है कि कई बार लगता है कि अनरेस्ट हो जाएगा। बल्कि अफगान हुकूमत ने तो चाइनीज पर एक क्रैकडाउन भी कर दिया था, क्योंकि बहुत से चाइनीज लाइसेंस मिलने का इंतजार भी नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि इसी साल जनवरी में हुआ कि तालिबान ने एक चाइनीज नेशनल को गिरफ्तार भी किया। वो 1000 टन लिथियम, यानी वो व्हाइट लिक्विड सफेद स्याल मादा जिसमें से लिथियम निकालना था, वो लेकर जा रहे थे। ये कुन्नर से पाकिस्तान के रास्ते चीन जाना चाहता था ये चाइनीज शहरी, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बोरियों में लिथियम ओर को अफगानिस्तान वापस पहुंचाया गया। तो ये आलम है लिथियम रश का। इस सूरत हाल पर वेस्टर्न वर्ल्ड काफी परेशान है। उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान ने अपना सारा लिथियम और मिनरल्स चीन के साथ मिलकर निकालने और बेचने का शायद कोई खुफिया एग्रीमेंट कर लिया है, क्योंकि चीन के लिए अफगानिस्तान से कुछ भी लेकर जाना अपने यहाँ बहुत सस्ता पड़ता है। दोनों का बॉर्डर लगता है कोई 92 किलोमीटर का अफगान बॉर्डर है, जो पाकिस्तान के नॉर्थ में शुमाल में मुखान कॉरिडोर की तरफ से चीन को अफगानिस्तान से एक जमीनी रास्ता फराहम करता है। ये पतली सी 350 किलोमीटर लंबी पट्टी दोनों मुल्कों के लिए, अफगानिस्तान और चीन के लिए, एक बेहतरीन बिजनेस लाइन बन सकती है। इसीलिए अफगानिस्तान से कुछ भी मिनरल्स वगैरह निकालकर अपने मुल्क ले जाने की लॉजिस्टिक कॉस्ट चीन को किसी भी दूसरे मुल्क से कम पड़ेगी। इसीलिए वेस्ट को शायद लगने लगा है कि अफगानिस्तान की चीन से कोई खुफिया डील हो गई है। लेकिन साथियों, अगर आप गौर करें तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बुरी खबर भी है कि दुनिया ये समझने लगे कि चीन से उसकी डील हो गई है, क्योंकि इस तरह तो बैरूनी दुनिया से कोई और मुल्क बोली देने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, टेंडर के लिए आएगा ही नहीं तालिबान के पास। यानी चीन जो भी कीमत देगा तालिबान को मानना पड़ेगी। इसके मिनरल्स की कीमत इस तरह ओवरऑल गिर जाएगी, अफगानिस्तान के रिसोर्सेज की प्राइसेस गिर जाएंगी। इस सूरत हाल को अफगान हुकूमत भी समझ रही है। अब सीनियर तालिबान ऑफिशियल्स ने कहना शुरू कर दिया है कि हम लिथियम की दौलत चीन को देने के लिए किसी जल्दी में नहीं है। मतलब अभी चीन से कोई डील हमारी फाइनल नहीं हुई। बल्कि अरब न्यूज की एक रिपोर्ट को अगर सच माने तो कुछ अफगानों को चीन पर एतमाद है ही नहीं कि वो तालिबान के फायदे की कोई डील उनसे करेगा। अब साथियों, ये बातें तो वो कर रहे हैं, मगर ये बयानात ही हैं। हम असल बात आपको बताते हैं। तालिबान कुछ भी कहें, चीन कोई भी बयान दे और कितने भी मजीद चाइनीज खुफिया तौर पर लिथियम या दूसरे मिनरल्स स्मगल करते हुए पकड़े जाएं, मसला तालिबान के साथ ये है कि उन्हें चीन से ज्यादा और कोई सूट ही फिलहाल नहीं करता। अमेरिका और यूरोप तो अफगानिस्तान को माशी और सियासी तौर पर तनहा कर चुके हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा, इंसानी मदद के अलावा, अद्वियात और कपड़ों के सिवा वो अफगानिस्तान को दे ही क्या रहे हैं। वो तो आज की तारीख तक दोस्तों तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं। तो ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के पास चॉइसेस कितनी बचती हैं। अब एक बार फिर आप इन ममालिक को देखें और सोचें कि इनमें से कितने वो हैं जो किसी दूसरे मुल्क की नाराजगी की परवाह किए बगैर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं और मिलिट्री लिहाज से भी इतने ताकतवर हैं कि वो अफगानिस्तान के किसी भी अनरेस्ट को अपनी ताकत से संभाल सकते हैं। अब ये 6 टेक्नोलॉजी के ममालिक में से सिर्फ 2 बाकी बचे, चीन और अमेरिका। अमेरिका तो तालिबान से हाथ झाड़ कर फिलहाल जा चुका, हम सब के अंदाजों को गलत साबित करके मैदान चीन के लिए बाजार खाली करके चला गया। अब टेक्नोलॉजी प्लस मिलिट्री पावर में सिर्फ
چین بچتا ہے جو افغان طالبان کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ چین کی ضرورت لیتھیم ہے اور طالبان کی ضرورت انویسٹمنٹ۔ ہم آپ کو دونوں ممالک کی مجبوری کی دوستی کا ایک اور ثبوت بھی دکھاتے ہیں۔ چین نے ابھی ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کے بارے میں طالبان سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے 25 سال تک 25 ایئرز تک ان کی اکانومی کو ایک سہارا کسی حد تک دے سکتا ہے۔ یہ ڈیل ہے آئل ایکسٹریکشن کی، تیل نکالنے کی ڈیل۔ جی ہاں دوستو، افغانستان میں تیل نکل آیا۔ میکیوز فیلوز افغانستان کے یہ 3 شمالی صوبے ناردرن پروونسز سریپل، جوزجان اور فریاب جو ترکمانستان کے ساتھ لگتے ہیں، یہاں کافی مقدار میں تیل اور گیس کے ڈپوزٹس ہیں، خاص طور پر آمو دریا کے بیسن۔ یہ کوئی 4.5 کلومیٹر اسکوائر کا چھوٹا سا ایریا ہے جس میں چائنا نیشنل پیٹرولیم کمپنی کی ایک سب کمپنی آئل ڈرل کرے گی ایگریمنٹ کے مطابق۔ اب یہاں ایک بات دوستوں سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہاں تیل آج دریافت نہیں ہوا، بلکہ دہائیوں پہلے جب سے ترکمانستان اور اوپر آمو دریا کے بیسن میں آئل اینڈ گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تھے تو تب سے علم تھا کہ اس کا کچھ حصہ افغانستان میں بھی ضرور ملے گا، کیونکہ وہ بھی تو آمو دریا کے بیسن ہی میں آتا ہے۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ایک جنگ زدہ، ایک لڑائی والے علاقے سے تیل نکالنے اور اسے ایکسپورٹ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ملا عمر کے دور میں بھی اس کے ساتھ والے شمالی علاقوں میں بدخشاں، پنجشیر اور نورستان میں ان کی پوری حکومت نہیں تھی، یہ علاقے ان کے پورے کنٹرول میں ہر وقت نہیں تھے۔ پھر امریکی مدد سے جو حکومت آئی اس نے بھی چین سے جو یہاں سے تیل نکالنے کا معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ بھی کبھی مکمل نہیں ہو پایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں افغان حکومت میں جو کرپشن کی کہانیاں تھیں وہ آڑے آ رہی تھیں اور ان کی وجہ سے یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو پایا۔ مگر اب تو وہ کرپٹ حکومت چلی گئی، اب تو طالبان کی عبوری حکومت انٹرم گورنمنٹ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ کرپشن سے پاک حکومت چلا رہے ہیں اور بظاہر پورے افغانستان میں ان کی رٹ بھی قائم ہے۔ ایسے میں دوستو چائنیز اپنے فائدے اور طالبان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ پر پھر سے ڈرلنگ کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ یہ 25 سال کی 25 ایئرز کی ڈیل اسی سال جنوری کے شروع میں ہوئی تھی اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کا اعلان بھی کیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا تھا، جو کہ اب ایکس ہے، انہوں نے ایکس پہ پوسٹ کیا تھا کہ یہ کمپنی روزانہ 1000 ٹن آئل نکالے گی اور اسے 20,000 ٹن تک آہستہ آہستہ لے جایا جائے گا۔ بائی دا وے یہ بیرلز میں عام طور پر ہوتا ہے، ٹویٹ میں انہوں نے ٹنز کیوں لکھا یقیناً کوئی وجہ ہوگی جو ہمارے علم میں نہیں، لیکن خیر اس معاہدے کے مطابق چائنیز کمپنی 3000 افغانوں کو جابز بھی دے گی۔ پہلے سال میں $15 کروڑ اور اگلے 3 سال میں $54 کروڑ $540 ملین انویسٹمنٹ چائنا کرے، یعنی ان کی کمپنیز کریں۔ معاہدے کے مطابق طالبان کو پروجیکٹ کا 20% شیئر ملے گا جو ہر سال بڑھتا جو ہے 75%، 75% تک جائے گا۔ اب دوستو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ ڈیلز 2008 اور 2011 میں بھی جیسا کہ ہم بتا چکے چین نے افغانستان کی قرضائی حکومت سے کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ اب کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ کامیاب ہوگی؟ بات یوں ہے ساتھیوں کہ ایک ممکنہ ریزن کرپشن فری ہونے کی آپ جان چکے، دوسری اس سے بھی اہم وجہ چین کے دوبارہ افغانستان آنے کی یہ ہے کہ چین کے افغانستان میں انٹرسٹ صرف اکنامک نہیں ہے، سیکیورٹی بھی ہے، ڈیفنس بھی اس کے کنسرنز ہیں۔ چین کو جس شدت پسند تنظیم سے سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے، جو ان کے لیے ٹی ٹی پی یا القاعدہ یا داعش کی طرح خطرناک ہے، وہ ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ ہے، ETIM ہے۔ آپ ہماری طالبان اور امریکہ کی 20 سالہ جنگ کی اس دلچسپ کہانی میں جان چکے ہیں کہ کیسے جہادی تنظیمیں بھرتیاں کرتی ہیں اور کیسے اپنے جنگجوؤں کے لیے مستقل سپلائی لائنز کا، ڈالرز کا بندوبست کرتی ہیں۔ تو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے لیے یہ شمالی افغانستان کا علاقہ بہت اچھا ریکروٹنگ گراؤنڈ ہے۔ اگر یہاں بے روزگاری زیادہ ہوگی تو ان جہادی تنظیموں کو یہاں سے زیادہ جوان ملیں گے لڑنے کے لیے، ایسٹ ترکستان والے بھی یہاں سے بھرتیاں کریں گے۔ لیکن اگر یہاں ایک بڑا چائنیز پروجیکٹ شروع ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہاں کے لوگوں کو ایک پرامن نوکری میسر آ جائے گی، روزگار مل جائے گا اور چینی اور طالبان کی سیکورٹی سروسز بھی ان علاقوں میں بہتر آپریٹ کرنے لگیں گی، جس سے ITIM کی ممکنہ سرگرمیوں پر نظر رکھنے، جاسوسی کرنے اور سیلز ڈسمینٹل کرنے میں، سلیپنگ سیلز کو ڈسمینٹل کرنے میں بہت ان کی مدد رہے گی۔ اچھا، شاید آپ میں سے بہت سے دوست سمجھ رہے ہوں کہ ایسٹ ترکستان کا چونکہ آپ نے زیادہ نام نہیں سنا اس لیے یہ کوئی غیر اہم تنظیم ہے، لیکن چند لمحوں میں ہم آپ کو اس کا تعارف کرواتے ہیں جس سے آپ کو چین کی سنجیدگی اور اس تنظیم کی آئیڈیولوجیکل پاور کا اندازہ ہو جائے گا۔
दरअसल चीन का ये वेस्टर्न सूबा आजाद यूनिट इसका सबसे बड़ा इलाका है, सबसे बड़ा रीजन है। ये ऑटोनोमस यूनिट है और इसका रकबा पाकिस्तान से तकरीबन दुगना बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा है। ये इतना बड़ा इलाका है कि इससे 8 मुल्कों का बॉर्डर लगता है इस चाइनीज रीजन से। कुल मिलाकर इसका एरिया कोई 1.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स बनता है। आज इसे सिंकियांग उइघुर ऑटोनोमस रीजन कहते हैं, लेकिन तारीखी तौर पर इसे ईस्ट तुर्किस्तान कहते थे। यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और ये सदियों से आजादी की, अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। माजी करीब में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 में यहाँ के मुसलमानों ने एक छोटी सी आजाद रियासत तुर्किस्तान रिपब्लिक यहाँ पर कायम कर भी ली थी। ये एक मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम अक्सरियती रियासत, जिसकी जुबान उइघुर थी, जो प्रोशो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। देखने में अरबी या उर्दू ही लगती है। तो ये छोटी सी रियासत इन्होंने कायम कर ली थी। लेकिन फिर 1949 में जब माओ की कम्युनिस्ट हुकूमत ने मेनलैंड चीन पर कंट्रोल हासिल कर लिया, तो उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान की छोटी सी रियासत, जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही कायम हो पाई थी, उसे खत्म कर दिया। इसके आखिरी सदर अहमद तिजान कासमी और दीगर लीडर्स, मसूद साबरी वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इन लीडर्स के साथ क्या हुआ, इसकी मुख्तलिफ कहानियां हैं, लेकिन थोड़े बहुत इख्तलाफ के साथ ये बात कंफर्म है कि इन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया था, यानी सबको मार दिया गया था। कुछ ऐसे भी थे जिनके जहाज खुद ही गिर गए या शायद मार गिराए गए। लेकिन जो भी था, एक एक करके तुर्किस्तान को एक अलग मुल्क बनाने की कोशिश करने वाले तमाम रहनुमा मारे गए। लेकिन ये ख्वाब नहीं मारा गया, ये जिंदा रहा। तो दोस्तों, ये चीन के इस वेस्टर्न रीजन, जिसे कभी ईस्ट तुर्किस्तान कहते थे, यहाँ के और गिरदोनवा के तुर्कन नस्ल मुसलमानों का एक ओल्ड ड्रीम है, पुराना ख्वाब है कि वो ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक के नाम से अपनी आज़ाद रियासत बनाएंगे। वो इसे मुकद्दस जंग समझते हैं, इस रियासत के क़याम के अमल को एक जहाद समझते हैं, जबकि चीन इसे एक शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीम करार देकर इस अमल को दहशतगर्दी कहता है। यूरोपियन यूनियन प्लस यूएनओ में भी ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही डिक्लेयर हो चुकी है और इसी नाम से दर्ज है। अमेरिका ने भी इसे कुछ अरसा दहशतगर्दों की फहरिस्त में रखा था, लेकिन 2020 में चीन से हालात खराब होने पर उसने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फहरिस्त से निकाल दिया था। हाँ, एक तारीखी हकीकत दोस्तों आपको जरूर बताते चलें कि इस तहरीक को 20वीं सदी के शुरू में तुर्की भी सपोर्ट किया करता था, गालबन तुर्क नस्ल लोगों की जदोजहद की वजह से, ना कि इस्लामी तहरीक की वजह से। इसका एक और सबूत यह है कि जब चीन में मुस्लिम तुर्क्स यानी उइघुर्स की बगावत को कुचला था, तो कई इनकलाबी उइघुर लीडर्स जैसे कि मोहम्मद अमीन बोगरा और ईसा यूसुफ, उनके पीछे जब चाइनीज आए तो ये भागकर तुर्की में पनाहगुज़ीन हो गए और फिर मरते दम तक तुर्की ही में रहे। तो खैर दोस्तों, ये सारी कहानी जानने के बाद आप यकीनन समझ गए होंगे कि चीन इतनी संजीदगी से इस तुर्किस्तान के मसले को क्यों लेता है। क्योंकि किसी भी वक्त दोस्तों, अगर अलकायदा, दाश या तालिबान ही के किसी ग्रोह ने ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट से इल्हाक कर लिया, जैसा कि अलकायदा ने एक मरतबा कर भी लिया था, तो चीन के लिए मसाइल और बढ़ सकते हैं। क्योंकि चीन तो अपने आप को एक बिजनेस कंट्री की शक्ल में डेवलप कर चुका है। बिजनेस को, कारोबार को अव्वलियत देने वाले, प्रायोरिटी पर रखने वाले ममालिक अपने यहाँ धमाके, फायरिंग और दहशत गर्दी, इल्तिहाब संदी कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। सो चीन ETIM को, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को बहुत सीरियस लेता है। यही वजह है कि चीन किसी सूरत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अनरेस्ट हो और इस पूरे खित्ते यानी सेंट्रल एशिया और चीनी सूबे सिंकियांग के करोड़ों मुसलमानों में से कुछ बागी ग्रोहों को एक जहादी ट्रेनिंग ग्राउंड मुयस्सर आ जाए, और ऐसा ग्राउंड जहां फिर ये टेररिस्ट अपने रिवाइवलिस्ट एजेंडे को, माजी की याद ताज़ा करने के ख्वाब को शिद्दत पसंदी से पूरा करने की कोशिश करें। इसके लिए वो असलहा इस्तेमाल करें। यही वजह है दोस्तों कि आलमी तौर पर समझा जा रहा है कि अगर ये ऑयल, गैस और लिथियम समेत बाकी डील्स ताखीर का शिकार भी हुई, लेट भी हुई, तो चाइना इनको ख़त्म नहीं करेगा। चीन अफगानिस्तान में रहने का, इससे बिजनेस करने का और तालिबान को रिट कायम रखने का मौका किसी न किसी शक्ल में फराहम करता रहेगा। तो क्या इस सब से चीन अफगानिस्तान को ईवीज बनाने वाले ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा? हाँ, जमीनी लिहाज से, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुमकिन भी है कि ईवीज इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा चीनी निगरानी में अफगानिस्तान के जियोग्राफी में ऑपरेट करने लगे। लेकिन ये भी बहुत ही छोटा हिस्सा होगा जिसका ताल्लुक सिर्फ माइनिंग से रिलेटेड जॉब से होगा। इससे ज्यादा फिलहाल अगले कई साल तक मुमकिन नहीं।
اور وہ بھی زیادہ ممکن اس صورت میں ہوگا جب چائنیز نیشنل کمپنیز، ان کے اسٹیٹ اون کمپنیز براہ راست بزنس کرنے لگیں گے۔ ابھی تک صرف انٹرپرینیورز اور اسٹیٹ سے منسلک لنکڈ کچھ کمپنیز افغانستان میں لیتھیم کے لیے، مائننگ اور آئل کے لیے ڈرلنگ صرف کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں۔ دسمبر 2022 میں، ابھی چند ماہ پہلے 2022 میں جو کابل ہوٹل پر اٹیک ہوا تھا، یہ ہوٹل نہیں تھا دوستو، دراصل یہ عملی طور پر چائنیز انویسٹرز کا گڑھ بن چکا تھا، کیونکہ سارے چائنیز انویسٹرز اور انٹرپرینیورز زیادہ تر اسی ہوٹل میں آ کر ٹھہرتے تھے اور دھماکے کے وقت بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری ISIS یعنی داعش نے قبول کی تھی، جو کہ ایک بار پھر ایسٹ ترکستان موومنٹ سے انڈائریکٹ لنکڈ جماعت ہے۔ ساتھیوں، چائنا میں لیتھیم کی دریافت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب وہ چین کی مدد سے EVs الیکٹریکل وہیکلز تیار کرنے لگیں گے یا ان کی بیٹریز تیار کرنے لگیں گے۔ یہ صرف اس وقت ہوگا جب چین کی اسٹیٹ اون کمپنیز یہاں آ کر کام کرنے لگیں گی اور یہاں پر یہ ہوٹلوں میں دھماکوں جیسے سلسلے بھی بند ہو چکے ہوں گے یا اتنے کم ہو چکے ہوں گے کہ چائنیز کو یہاں آنے میں مسئلہ نہ رہے۔ ساتھیوں، افغانستان پر طالبان کی دوسری حکومت کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہ حکومت، طالبان کی حکومت 2 سال پہلے 15 اگست 2021 کو قائم ہوئی تھی۔ یہ کیسے قائم ہوئی تھی؟ طالبان نے کیسے امریکہ سے 20 سال تک ایک مشکل جنگ لڑی تھی اور کیسے پھر امریکہ نے خفیہ ڈیل کے تحت طالبان کے لیے آسان بنا دیا کہ وہ کابل پر جا کر قبضہ کریں۔ یہ ساری کہانی آپ یہاں اس ویلاگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جانیے کہ کرنل قذافی کے بعد لیبیا کا کیا ہوا اور یہ رہی وادی سندھ کے پہلے فوج چانکیہ کی کہانی۔